अच्छा पता ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे फिजिकल का, इसके लिए मोल कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए बहुत ढंग से। पीछे के सारे चैप्टर यूज होंगे इसके अंदर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से करना। जब तक चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, पहला पहला तो इजी वाला टॉपिक है, कम फॉर्मूले इसमें, अगले में बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन इसके बिना वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जो भी होंगी डेरिवेशन होंगी वो तुम्हें दो दो बार लिख के लानी है, फॉर्मूले जो भी होंगे करके लाने दो, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ के आना है चैप्टर को। मिस मत करो, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है फिर इसको छोड़ देना, इसका फिर आई नहीं करना है ढंग से। और पहले से लेक्चर से करके रखोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सही ना, कई बच्चों ने कर भी रखा है पहले से, तो नोट करना है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये इजी है लेकिन फिर भी सुनना ढंग से पूरा प्रॉपर। सर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से भी लग रहा है कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा। सही ना, इक्विलिब्रियम कहाँ पे मेंटेन होगा? केमिकल रिएक्शंस के अंदर। सही ना, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग सबको पता है इन जनरल क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करना। बैलेंस को मेंटेन करना, जैसे बैलेंस इस समय एटमॉस्फेयर का यहाँ पे मेंटेन्ड है। कैसे मेंटेन्ड है? एग्जांपल्स अगर तुम चेक करोगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वेट क्लोथ्स हम डालते हैं, कुछ टाइम के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद अपने आप क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ड्राई है, तो इसलिए वो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर के साथ वो ड्राई हो जाएंगे। हाँ, जब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, जैसे बारिश वाले समय पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। इसलिए फिर इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द एटमॉस्फेयर, क्लोथ दे क्विकली गेट ड्राइड अप। बात समझ नहीं है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इसका, जैसे सोडा वाटर बॉटल है, सोडा वाटर बॉटल है, जैसे ही हम उसका कॉक ओपन करते हैं, सोडा वाटर बॉटल का जैसे ही हम कॉक ओपन करते हैं, गैस तेजी से बाहर निकलती है। गैस तेजी से बाहर निकलती है, क्यों निकलती है? क्योंकि अंदर प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, और बाहर का प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। तो उसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए गैस क्या होगी, तेजी से बाहर निकलेगी। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई गैस oozes आउट और fizzes आउट एज सून एज कॉक ऑफ सोडा वाटर बॉटल इज ओपन। तो क्या है आंसर? इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, since since atmospheric pressure is low, so in order to maintain equilibrium, gas oozes or fizzes out as soon as its cork is opened। जैसे ही इसका कॉक ओपन करेंगे गैस तेजी से बाहर निकल जाती है। किस वजह से? इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। बात समझ आई कि नहीं है? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी अगर CO2 गैस ज्यादा भरी होगी तो जैसे ही तुम ओपन करते हो कॉक तो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। किसके साथ? एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ। सही ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस का कोई डाउट तो नहीं आता कभी? फिर तीसरा एग्जांपल, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन आया टूथ डिके बाय स्वीट्स, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है नीट में भी और मेंस में भी, व्हाई टूथ डिके बाय स्वीट्स। सही ना, जैसे अगर हम स्वीट्स वगैरह लेते हैं, स्पेशली नाइट में अगर हमने कुछ मीठा खा लिया, सही ना, तो और वो क्या है, लंबे समय तक क्या रहेगा, टूथ के ऊपर रहेगा। टूथ किस इनेमल से बना होता है? इससे बना होता है टूथ, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये फॉर्मूला भी है इसका, CA5PO4 होल थ्राइस OH, चेक करना बैलेंस है ना। CA5 यानी 10 पॉजिटिव हो गया, और PO4 होल थ्राइस यानी 9 नेगेटिव, और OH एक नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव है 10 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव। ये भी कह सकते हो फॉर्मूला, और नहीं तो कभी भूल जाओ तो CA3PO4 होल ट्वाइस तो पता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट डॉट CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये एपेटाइट फैमिली में आता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये ना, ये वाला जो सब्सटेंस है ना, ये बहुत कम डिकम्पोज होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है और बहुत कम डिकम्पोज होता है। बात समझ कि नहीं है? तो एक ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और ये हो गया, जैसे अगर मैंने CA3PO4 होल ट्वाइस लिखा डॉट CaF2, तो ये होगा फ्लोरा एपेटाइट। क्या होगा ये? फ्लोरा एपेटाइट। नेक्स्ट लिखा CA3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaCl2, ये क्या हो जाएगा? क्लोरा एपेटाइट। समझ आ गया कि नहीं है? ये एपेटाइट फैमिली क्लियर हो गया कि नहीं? ये एपेटाइट फैमिली क्लियर हो गया कि नहीं है? ये क्या एपेटाइट फैमिली है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट किसमें प्रेजेंट होता है? टूथ के अंदर, टूथ के अंदर प्रेजेंट है ना, बोन्स में, टूथ में ये प्रेजेंट है। जब इसको, जब स्वीट्स वगैरह ली तो एक पहले तो ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है। ये कैसे प्रेजेंट होता है? इक्विलिब्रियम के अंदर इस तरीके से, 5Ca2 प्लस प्लस 3PO4 3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, प्लस OH नेगेटिव, ये ऐसे प्रेजेंट होता है। दोनों ये रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम में। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के साथ कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में। अब जैसे ही स्वीट्स वगैरह ली, स्वीट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेनली H+ आयंस, एसिडिक होती है, ना, H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो H+ आयंस अगर आएंगे तो H+ आयंस आते ही किसको खत्म करेंगे? OH नेगेटिव को। जब OH नेगेटिव खत्म हो गया,
O से खत्म हो गया तो ये रिएक्शन और जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि इक्विलिब्रियम क्या रहे, मेंटेन रहे, ताकि इक्विलिब्रियम क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो टूथ डिके कर रहा है कि नहीं, टूथ क्या कर रहा है, डिके कर रहा है। तो इसलिए टूथ डिके बाय स्वीट्स, ठीक है ना, टूथ डिके बाय स्वीट्स। क्या रीजन है इसका, क्या रीजन है इसका, टू हाँ स्वीट्स दे हैव H plus ions present in it, H plus ions present in it, so OH ions present in 2, they get neutralized by these H plus ions, so reaction will move in the forward direction resulting in decaying of the 2 in order to maintain again equilibrium, in order to maintain equilibrium रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और टू डिके कर जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं है, तो ये भी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हुआ है प्रोसेस। क्या समझ आ गए, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर मैंने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कितनी एग्जांपल दी अभी, 3-4 एग्जांपल दे दिए ऐसे, 3-4 जो पूछी हुई एग्जांपल्स हैं वो दिए हैं, सही ना, इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझाने के लिए। ये था इक्विलिब्रियम का मीनिंग। अब इक्विलिब्रियम का वैसे केमिकल रिएक्शन में मीनिंग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या मीनिंग है इसका, स्टेज एट विच टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और मे बी कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर कह सकते हैं, दे डू नॉट शो एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो ये जो प्रेशर पीवीटी जो है, प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन, प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन एज वेल एज कलर, दे विल नॉट चेंज विद टाइम, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यानी प्रोसेस क्या है इक्विलिब्रियम में, तो प्रोसेस क्या है इक्विलिब्रियम में। क्या समझ आ गया कि नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम का मीनिंग था, मीनिंग तो मैं समझा दिया, क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, सही ना। नेक्स्ट नोट करना आगे, इसमें नेक्स्ट नोट करना है, दो तरीके के इक्विलिब्रिया होते हैं, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया। एक फिजिकल है, एक केमिकल है, फिजिकल इक्विलिब्रिया और केमिकल इक्विलिब्रिया। फिजिकल इक्विलिब्रिया जो है, फिजिकल इक्विलिब्रिया जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रिया, जिसके अंदर क्या होता है, फेस चेंज होता है, जिसके अंदर क्या होगा, फेस चेंज होगा। ये क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रिया, जिसके अंदर क्या चेंज होगा, फेस चेंज होगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, H2O लिक्विड से H2O वेपर बन रहे हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रिया, फेस चेंज हो रहा है ना, फिजिकल इक्विलिब्रिया। या सॉल्ट को डाला तुमने वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्ट आ गया एक्वस फॉर्म में, सॉल्ट किस फॉर्म में आ गया, एक्वस फॉर्म में। फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन, पूरा रखना, फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन। और बैकवर्ड प्रोसेस क्या है, बैकवर्ड प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। और H2O सॉलिड से H2O लिक्विड अगर है तो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होगा, वेपरेशन होगा, ये वेपराइजेशन होगा। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, क्या कर रहा है तू, H2 फ्यूजन क्या, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन लिक्विड सॉलिड, क्या होगा फॉरवर्ड प्रोसेस, फ्यूजन, फ्यूजन हो रहा है इसमें। तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, फ्यूजन, और ये इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, लिक्विड से सॉलिड। और ऐसे ही H2O लिक्विड से वेपर्स क्या होगा, इवेपोरेशन। और बैकवर्ड क्या होगा, कंडेंसेशन, बैकवर्ड क्या होगा, कंडेंसेशन, सही ना। क्या क्लियर है ये, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देखो अब इसके अंदर ना इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहेगा, इसमें इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहेगा, इसके अंदर देखो, अगर मैं कहूं इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है, इसका मतलब क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या है, सेम है। एक एग्जांपल है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि ये वाटर किसी टैंक में आ रहा है और जा रहा है, वाटर किसी टैंक में ना आ रहा है, और ये इनलेट है, ये सपोज आउटलेट है, वाटर इधर आ भी रहा है और फॉरवर्ड में जा भी रहा है, इस तरह से ऐसे दिखा दिया अगर मान लो, यहां से आ रहा है वाटर और यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, और दोनों का रेट जो है, दोनों की स्पीड जो है, रेट ऑफ इनकमिंग एज वेल एज रेट ऑफ आउटगोइंग ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या है, सेम है। तो तुम्हें कंसंट्रेशन यहाँ कैसा लगेगा, लेवल क्या होगा, सेम होगा ना, कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं, कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और रेट जो है
बैकवर्ड रिएक्शन का और रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो क्या लगेगा तुम्हें? इक्वल लगेगा कि नहीं? ये बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट। सेम मत बोलना, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की बात करूंगा मैं उधर। जैसे अगर रिएक्टेंट थे मान लो 5 मोल और प्रोडक्ट थे 7 मोल, तो रिएक्टेंट 5 मोल ही रहेंगे, प्रोडक्ट 7 मोल ही रहेंगे। जैसे ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन है 5 मोल और ये 7 मोल, तो ये टूट भी रहा है इसके अंदर, ये खत्म भी हो रहा है और ये इससे बन भी रहा है। समझ गए कि नहीं? तो हमें रिएक्शन तो क्या लगेगा? रिएक्शन क्या लगेगा कि रिएक्शन रुकी हुई है, लेकिन ये स्टिल इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। यही तो हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे लेवल बराबर है ना, यहाँ लेवल क्या है? बराबर है, लेकिन पानी क्या हो रहा है? बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है। रिएक्शन चल रही है कि नहीं? लेकिन हमें क्या लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है। रिएक्शन क्या हो चुकी है? स्टॉप हो चुकी है, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ है, सेम तो नहीं हुआ ना? सेम तो नहीं हुआ ना? तो जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट, रेट इक्वल। क्या याद रहेगा ये? तो जैसे यही जो एग्जांपल है ना, सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से वेपर बनाना, या सॉल्ट का डिसोल्यूशन होना, सेम चीज होगी। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, होगा कि नहीं? रेट ऑफ, इस केस में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। ऐसे ही ऊपर क्या होगा? रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला, इसका थर्ड वाले का कर्व बनाना तुम्हें, रेट वर्सेस टाइम का, रेट वर्सेस टाइम का कर्व कैसा बनेगा? ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। क्या समझ आ गया? यहां पे रेट कौन सा होगा? बैकवर्ड का कि फॉरवर्ड का? और नीचे रेट कौन सा होगा? फॉरवर्ड का कि बैकवर्ड का? इनिशियली बैकवर्ड डायरेक्शन तो नहीं होगी ना, इनिशियली बैकवर्ड डायरेक्शन जीरो, रिएक्टेंट मैक्सिमम तो स्पीड भी मैक्सिमम, कंसंट्रेशन ज्यादा तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा, रेट डायरेक्ट टू कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट, रेट क्या हो जा रहा है? जैसे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है पहले, अगर रोड पे व्हीकल्स ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे कम होंगे? रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे। व्हीकल ज्यादा है ना, कंसंट्रेशन ज्यादा, एक्सीडेंट यानी रिएक्शन होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसलिए इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम था, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट खत्म होंगे तो रेट उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? टाइम के साथ साथ बढ़ जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या ये समझ आ गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर एफ इज इक्वल टू आर बी, है ना? आर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर बी। और यानी इसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्या समझ आ गया? तो ऐसे ही ऊपर क्या होगा इसमें? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ऊपर क्या आएगा? इवेपोरेशन। नीचे क्या आएगा? कंडेंसेशन। ये समझ आ गई बात करिए? तो रेट दोनों का बराबर होता है। ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, इक्विलिब्रियम पे ये ग्राफ होगा, और ये ध्यान रखना है इस पॉइंट इज कॉल्ड एज, इस पॉइंट पे जब दोनों का रेट बराबर हो चुका है तो क्या बोलेंगे इसको? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तीनों के लिए सेम ग्राफ बनेगा, तीनों के लिए क्या बनेगा? सेम ग्राफ बनेगा। क्लियर होगा कि नहीं है? समझ आएगा कि नहीं? तीनों के ग्राफ, ग्राफ क्या बनेगा? सेम बनेगा। नेक्स्ट नोट करना। ये मैंने तुम्हें क्या बताया? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में तुम्हें दिख रहा है ना कि फेस चेंज हो रहा है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? फेस चेंज होगा इसमें, है ना? इसमें फेस चेंज होगा। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर, फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ही, फिजिकल इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट ले लिया मैंने फेस चेंज का, दूसरा है एलोट्रोपिक चेंज। ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ऐसा, इसमें से कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम है? तो फेस चेंज होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? यही जो मैंने एग्जांपल लिया यही देंगे इसमें। और दूसरा जब एलोट्रोपिक चेंज होगा तो वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम। एलोट्रोप्स पता है ना सबको क्या होते हैं? जैसे दिवस बताएगा, दिवस ये दोनों एलोट्रोप है कि नहीं? ये ना, ये दोनों P2O5 Pt, ये भी है, बिल्कुल सही है। तुम बोलो जरा दिया, तुम क्या बोल रहे? एलोट्रोप्स में एलिमेंट क्या रहता है? सेम रहता है ना, प्योर फॉर्म में। ये एलोट्रोप थोड़ी है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस है। एलोट्रोप क्या होगा? कार्बन ग्रेफाइट से, कार्बन ग्रेफाइट से क्या होगा? कार्बन डायमंड। ग्रेफाइट को गर्म करेंगे, हीट करेंगे,
तो डायमंड बन जाएगा। तो फिर डायमंड बनाते रहो घर पे बैठ के, गर्म करते रहो। ऐसा होगा नहीं, इसके लिए टेम्परेचर प्रेशर क्या है, 50,000 से 60,000 एटमॉस्फेयर, सही ना। टेम्परेचर भी बहुत हाई, बात समझ नहीं है, बहुत सारी कंडीशन है इसके बनाने के लिए। तो अब कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, ये है एलोट्रोपिक चेंज। कौन सा चेंज है ये? एलोट्रोपिक चेंज ये है। इसके अंदर हमेशा ये बता, तू ही बता एक बार, O2O3 ये एलोट्रोप है कि नहीं दिवस? नहीं है, तुम बोलो। नहीं है, तू बोला देते, मैं क्या बोलूं? अरे सेम सिंगल एलिमेंट है ना, सिंगल प्योर एलिमेंट ऑक्सीजन है इसमें कि नहीं, तो एलोट्रोप्स हैं। यही तो बोल रहा, सिंगल प्योर एलिमेंट होना चाहिए बस। दिवस समझ गया कि नहीं है? सिंगल प्योर एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर? ऑक्सीजन। इसमें कौन सा है? कार्बन। इसमें है क्या कोई दोनों में? सिंगल प्योर एलिमेंट है क्या ऊपर, है क्या? समझ गए कि नहीं एलोट्रोप्स क्या है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी एलोट्रोप्स की, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी स्लाइटली डिफरेंट आती है। बात समझ गए नहीं है? जैसे कार्बन ग्रेफाइट है, इसको भी मैंने O2 में बंद किया तो क्या मिलेगा? CO2। हीट रिलीज जो होगी वो डिफरेंट होगी अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट की जगह कार्बन डायमंड ले लूंगा। इससे मैं बोला स्लाइटली डिफरेंट क्या आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है ही, पता ही है। वो तो फिजिकल में आ गया ना, फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होंगी ही होंगी। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है ना। तो क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं है? अगर एलोट्रोपिक चेंज होगा, जैसे कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, जैसे P4 व्हाइट से P4 रेड या ब्लैक, P4 व्हाइट से P4 रेड या P4 ब्लैक, ये एलोट्रोपिक चेंज है। सल्फर का S8 रोम्बिक, दिवस, ये एलोट्रोपिक चेंज है कि नहीं? S8 रोम्बिक है, S8 मोनोक्लिनिक है। हाँ, अब सल्फर है ना इसके अंदर सिर्फ, और रोम्बिक सल्फर तुम्हें पता है ना ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है सल्फर की। रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। रोम्बिक सल्फर रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, बिलो 369 केल्विन रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है, अबव 369 केल्विन मोनोक्लिनिक सल्फर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, पी ब्लॉक में पढ़ोगे ना 12th क्लास में तो पता लग जाएगा तुम्हें, और ये 11th में भी, तो तुम्हें ये याद रहेगा। क्या ये बात समझ आ गई नहीं? ये जितनी भी रिएक्शन लिखी मैंने, कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड, P4 व्हाइट से रेड, सल्फर मोनोक्लिनिक से रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, ये सब किस कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज है? ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। ये बेसिक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए पता होना चाहिए तो जरूर तुम्हें, समझ आइए कि नहीं? तो ये भी फिजिकल चेंजेस के अंदर आएगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम मैंने तुम्हें बता दिया, जिसमें फेज चेंज हो या जिसमें एलोट्रोपिक चेंज हो, ये क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो पता ही लग गया कि केमिकल रिएक्शंस होंगी। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है? कि केमिकल रिएक्शंस होंगी, जैसे N2 + 3H2, और ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ये तो बता रहा हूं मैं, रिवर्सिबल का, और इक्विलिब्रियम का साइन यही होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट दे रहे हैं, तो ही तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तभी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड किसी एक इंस्टेंट में क्या आएगा? सेम आएगा कि नहीं? तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है देन ओनली इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, अदरवाइज नॉट। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। या फिर तुम ये कह लो कि अगर हुआ भी एक इंस्टेंट के लिए, तो वो एक इंस्टेंट के लिए होगा, और फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी इमीडिएटली। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। किसमें अचीव होगा? रिवर्सिबल है, इसलिए रिवर्सिबल का साइन और इक्विलिब्रियम का साइन दोनों सेम होंगे, ये वाले आगे पीछे दोनों दिखाना है, सही ना। N2 + 3H2 = 2NH3। अब ये कौन सा केमिकल चेंज है? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? केमिकल इक्विलिब्रियम। 2SO2 + O2 = 2SO3। गैसियस है। CO2 + C, CO2 + C gives 2CO। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? केमिकल्स। क्या समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पहचान लोगे ना फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ऊपर वाले प्रोसेस का नाम क्या? विधि बोलो जल्दी से, ऊपर वाले प्रोसेस का नाम क्या है? हेबर्स प्रोसेस। नीचे कॉन्टैक्ट। तुम लोग भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। और HCl + O2 gives Cl2 + H2O। कौन सा प्रोसेस? डीकॉन्स प्रोसेस। ये सब पूछा हुआ है नीट में भी और IIT के अंदर भी, ये डीकॉन्स प्रोसेस है। अच्छा, NH3 + O2 gives NO + H2O। कौन सा प्रोसेस? भूल गए?
ऑस्टवेल्ड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड, देख के बता लोगे ना ऑप्शंस में, NH3 plus O2 gives NO plus H2, ये है ऑस्टवेल्ड प्रोसेस, रटा होना चाहिए, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये ऊपर हेबर्स प्रोसेस है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, अमोनिया की। हेबर्स प्रोसेस में किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, अमोनिया की। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की। H2SO4 की होती है, ये उसका बेस रिएक्शन है, सही ना, लिख लेना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की, ये उसकी बेस रिएक्शन है। उसके बाद डीकॉन्स प्रोसेस में किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्लोरीन की, डीकॉन्स प्रोसेस क्लोरीन की। और ऑस्वेल्ड प्रोसेस में किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये उसकी बेस रिएक्शन है, ये उसकी बेसिक रिएक्शन है। आगे जाके डालेंगे O2 फिर H2O, तो जाके मिलता है HNO3, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग। ये लिख लेना चारों, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ना, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लेना इसको। हेबर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Cl2 किसकी डीकॉन्स, सही ना, और नाइट्रिक एसिड ऑस्वेल्ड प्रोसेस, याद कर लेना चारों ये। एक होता है बॉस प्रोसेस भी, BOSCH, वो किसके होता है, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वाटर गैस में स्टीम पास करते हैं, CO प्लस H2 में क्या पास करते हैं, स्टीम, तो मिल जाता है CO2 प्लस 2H2, तो वो भी ध्यान रखना है, बॉस प्रोसेस। अच्छा, ये सारे केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्लियर है कि नहीं, ऑल दीज आर केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें से अगर मैंने तो बोला कि पहचानो इसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है और कौन सा हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया है, एक क्लासिफिकेशन ये भी है इक्विलिब्रिया का। अच्छा, इक्विलिब्रिया का चैप्टर सबने स्कूल में पढ़ रखा है कि नहीं, स्कूल में सबने किया हुआ ना, तो वो कर रखा है, फिर ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, आयनिक इक्विलिब्रियम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, और तुम शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं पढ़ोगे, केमिकल खत्म हो गया छोड़ देना फिर इसको पूरा। लेकिन चाहे इसमें मैं कितने भी लेक्चर ले रहा हूँ, ये खत्म होगा तो छोड़ना है। और आयनिक में भी ऐसे ही करना तुम्हें, एटलीस्ट मान लो टाइम कम है तो 5 लेक्चर वाला कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पहले 5 हो गए लेक्चर, तो पहले के 5 पढ़ के आना है, अगले 5 हुए तो पहले 5 छोड़ दो बेशक, नेक्स्ट वाले 5 जिसका टाइम है वो पूरा पढ़ो शुरू से, वो जरूर पढ़ेंगे, सही है। तो अब ये होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, और दूसरा कौन सा है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया। तो इनमें से कौन सा होमोजेनियस है, कौन सा हेटेरोजेनियस है, जिसमें रिएक्टेंट का फेज और प्रोडक्ट का फेज सेम है, तो उसे बोलेंगे होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। जैसे मैंने बताया था ना होमोजेनियस कैटालिसिस, याद है कि नहीं, ये अभी कराया थोड़े दिन पहले, किसके अंदर, H2Ni की रिएक्शन जब कराई थी हाइड्रोजनेशन में रिडक्शन प्रोसेस, मैंने कहा था अगर कैटलिस्ट सेम फेज में है एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस कैटालिसिस। उसमें कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इधर कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहा। अगर होमोजेनियस इक्विलिब्रिया क्या होगा, अगर रिएक्टेंट का फेज और प्रोडक्ट का फेज सेम है, यानी रिएक्टेंट अगर गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, क्या बोलेंगे उसको, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया क्या होगा, अगर फेज डिफरेंट है। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा ये जितने भी हैं सभी लगभग होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है, बस एक तो CO2 प्लस C, और जिसमें वाटर बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, समझ गए कि नहीं। ये दोनों गैस है, ये गैस लेकिन ये लिक्विड, ये दोनों गैस है, ये गैस लेकिन ये लिक्विड। तो पहले दो तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है, तीनों गैसेज है, पहले तीनों गैसेज है, दोनों दोनों एग्जांपल के अंदर, हेबरस प्रोसेस में भी और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी। क्या क्लियर है कि नहीं है, समझ आ गया कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोसेस जरूर अपना, हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, कैटलिस्ट होता है आयरन की ऑक्साइड, अगर कैटलिस्ट की बात करते हैं तो आयरन की ऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट होती है, मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है पॉइजन। टेम्परेचर होता है 723 केल्विन का, टेम्परेचर होता है यहाँ पे कितना, 723 केल्विन। प्रेशर होता है 20 मेगापास्कल, ये पूरी डिटेल याद कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, ये करना ही है याद। 723 केल्विन टेम्परेचर और 20 मेगापास्कल प्रेशर, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आयरन की ऑक्साइड्स कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम होता है प्रोमोटर, प्रोमोटर यानी जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और पॉइजन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पॉइजन इसके अंदर, सही ना, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पॉइजन इसके अंदर। क्या नोट कर लिया है, टेम्परेचर क्या है 723 केल्विन, जिसको हम लो टेम्परेचर मानते हैं इस रिएक्शन के लिए। 723 केल्विन टेम्परेचर, 20 मेगापास्कल प्रेशर, या 200 बार, या 200 बार किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। और 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। यहाँ पे कैटलिस्ट तुमने यूज किया V2O5, टेम्परेचर वही है 723 केल्विन, प्रेशर है 2 बार, तो ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। V2O5 अगर तुमने यूज किया, V2O5 यूज किया तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। अगर मैंने यहाँ पे NO गैसेस यूज कर लिया, N और O गैसेस, तो क्या नाम होगा, तब होगा लेड चैम्बर प्रोसेस, प्रोडक्ट सेम मिलेगा।
अगर NO गैसियस यूज कर लिया तो वो हो जाएगा लेड चैम्बर प्रोसेस। HCl प्लस O2 में क्या कैटलिस्ट है? CuCl2। सब में कैटलिस्ट जो है ना, सब में कैटलिस्ट क्या आएगा? ट्रांजिशन मेटल। V2O5 यहाँ पे, सॉरी, CuCl2 और 723 केल्विन टेम्परेचर, CuCl2 कैटलिस्ट 723 केल्विन टेम्परेचर, तो क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग। NH3 प्लस O2 क्या कैटलिस्ट है? प्लेटिनम 1100 केल्विन, या फिर क्या आएगा? रोडियम RH 500 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, रोडियम के साथ 500 केल्विन के आसपास टेम्परेचर। क्या समझ आ गया है? पूरा याद कर लेना जरूर, ये तुम्हें करना है, ध्यान रखना। अभी चाहे स्कूल में ना पूछे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, करना है। जब तू ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि मैट्रिक्स मैच में ये आया हुआ क्वेश्चन। पेपर प्रोसेस तो 4 ऑप्शन ही होंगे, कौन सा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फिर 4 ऑप्शन उन्हीं के लिए, समझ गए कि नहीं है? तो ये कर लेना याद। तो ये यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया में क्या बताया मैंने तुम्हें? एक फिजिकल इक्विलिब्रिया, एक केमिकल इक्विलिब्रिया, दूसरा क्या बताया? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया। डिटेल समझ आ गई कि नहीं? तो ये तुम्हें पूरा करना है। और फिजिकल इक्विलिब्रिया को पहचानने के लिए दो चेंज, फिजिकल चेंज होना चाहिए। इफ द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व्स ओनली फिजिकल चेंजेस लाइक फेज चेंज और एलोट्रोपिक चेंज, देन ओनली इट इज फिजिकल इक्विलिब्रिया, अदरवाइज केमिकल इक्विलिब्रिया। क्लियर हो गया कि नहीं? आता नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर आगे। चलो यहां से पहले प्रॉपर्टीज ही नोट कर लो। एक यहाँ पे ना एक लॉ है, हेनरीज लॉ। 12th में वो बहुत डिटेल में, 12th में बहुत डिटेल में। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम वो इसमें आ गया ना, ये हेनरीज लॉ। उसके बाद है क्या? ये बाद है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इक्विलिब्रियम की? पहली दो सबसे इंपॉर्टेंट जरूर याद रहनी चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मैंने ग्राफ नहीं बताया ना अभी। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, सेम नहीं होता, वो एक कोइंसिडेंस है कि सेम आ गया, अदरवाइज कंसंट्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, ये मैं यूज करूंगा दो बस प्रॉपर्टीज, ये दो बहुत यूज होंगी आगे जाकर। थर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, समझा दिया ना दोनों ये प्रॉपर्टीज। तीसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल्स। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल्स। जैसे मान लो लाइमस्टोन है, गर्म किया इसको, क्या मिल गया? CaO प्लस CO2। अगर ओपन वेसल है तो रिएक्शन ये रिवर्सल मानोगे, इरिवर्सल मानोगे? इरिवर्सल। द बैकवर्ड, क्योंकि अगर CO2 एस्केप कर जाए, अब एक प्रोडक्ट ही नहीं है, तो क्या बैकवर्ड जा सकती है रिएक्शन? CaCO3 कब बनेगा? जब CaO प्लस CO2 हो। CaO प्लस CO2 तो भी तो बनेगा ये CaCO3। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? देन इक्विलिब्रियम कांट बी अचीव्ड फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज वेसल। अगर क्लोज वेसल होगा तो ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ये ध्यान रखना इसके अंदर, नोट कर लेना। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज वेसल बिकॉज़ इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज gaseous, one of the product is gaseous or reactant is gaseous even, then equilibrium can be attained from, cannot be attained from one of the directions, किसी एक डायरेक्शन से अटेन नहीं हो पाएगा। दोनों में गैसेस है तब नहीं अटेन हो पाएगा, क्लोज वेसल ही होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। ध्यान रखना इसका, सही ना? किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। जैसे CO2 प्लस C ले लिया, सॉलिड 2CO। अगर मान लो ये 1 मोल है, ये 10 मोल है, अब इस केस में अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया है। इक्विलिब्रियम अटेन कब होगा? जब ये हो जाए 5 मोल और ये हो जाए 6 मोल, तब इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो इसमें रिएक्शन, अब रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड की फॉरवर्ड? इसको कम करना है ना, इसको कम करना है। 10 में से ये 6 कम होगा, कुछ ये बढ़ेगा, हालांकि मैंने भी गलत लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये जो जितना ये खत्म होगा उसका आधा ये बनेगा, है ना? वो एक एग्जांपल है, यानी ये खत्म होगा और ये बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन से अटेन हो रहा है? बैकवर्ड से कि फॉरवर्ड से? बैकवर्ड से। अगर और स्टार्टिंग में वैसे तो रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से अटेन होता है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन से अटेन होगा, रिएक्टेंट ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। क्या समझ आ गई बात नहीं है? तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, आइदर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स or from the direction of the reactant depending upon whose concentration is greater.
किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या समझ आ रहा है पूरा कि नहीं है? मनी तुमने पढ़ा था चैप्टर एक बार, पढ़ा था एक बार? चलो क्लियर है कि नहीं है? ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेशन रिएक्टेंट बिकम कांस्टेंट, दूसरी प्रॉपर्टी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। दो इंपॉर्टेंट है, दो मत भूलना बिल्कुल। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तीसरी कैन बी अटेन्ड ओनली इन, कैन बी मेंटेन्ड ओनली इन क्लोज वेसल। फोर्थ फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से हम इसको अटेन कर सकते हैं। फिफ्थ ये तुमने पढ़ रखा है। इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या था? डेल्टा जी क्या था? सिस्टम था, सराउंडिंग था, क्या था ये? याद ही नहीं है। डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा जी सिस्टम क्या था? जीरो। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, डेल्टा जी सिस्टम क्या था? जीरो एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? डेल्टा जी सिस्टम वाज जीरो एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, और प्रॉपर्टी और क्या है? इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक नेचर का है, यानी इक्विलिब्रियम पे ध्यान है ना, इक्विलिब्रियम में तुम्हें क्या लगा था कि पानी जो है वो स्टिल है, लेकिन डायरेक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही थी, बैकवर्ड में भी हो रही थी। तो स्टैटिक नेचर था कि डायनेमिक नेचर था? डायनेमिक, मोशन में था ना। तो इक्विलिब्रियम पे हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन हैज स्टॉप्ड बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। तो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक। इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है, नॉट स्टैटिक। फिर कैटलिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटलिस्ट कैन नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। Catalyst cannot alter the state of equilibrium but helps to attain it quickly. But helps to attain it quickly. क्या तुम लोगों को ये वाले ग्राफ याद है सबको, जो मैंने काइनेटिक्स में पढ़ाए थे? ये वाले, ये एक्सोथर्मिक का, ये एंडोथर्मिक का, क्या याद है ग्राफ? ये याद है कि नहीं ग्राफ वाले? नहीं याद किसी को भी? काइनेटिक्स अटेंड किया हुआ तुमने कि नहीं? मैं एक हिंट दे रहा हूँ, मैं एक हिंट दूंगा सिर्फ ना, मैं थोड़ा बताता हूँ। चलो एक बार रीजॉइन कर लेंगे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको ग्राफ को। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो।